गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ये आपकी 20 मार्क्स की है। तो आपको पहले एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए एमसीक्यू के आंसर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेजिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो प्रेजिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। आफ्टर लोकसभा इलेक्शन के बाद पार्टी गेटिंग द मेजोरिटी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है। समटाइम्स कई बार क्या होता है कि जब भी लोकसभा इलेक्शन होता है उसके बाद जिस गवर्नमेंट को मेजोरिटी वोट मिले हैं, ठीक है, तो वो सरकार बनाती है। लेकिन कई बार किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टीज विच अपोजेस द मेजोरिटी पार्टी, यानी कि जो मेजोरिटी यानी कि जिसने सरकार बना ली उसके बाद जो मेजर पार्टी होती है जो अपोज करती है उसको हम अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं रूलिंग पार्टी के। प्राइम मिनिस्टर ही बाकी मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा। हु टेक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट वर्क रिलेटेड टू दीज। तो बस यही क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, तीनों मिलकर बनी होती है। प्रेसिडेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से। कोई भी जो कानून बनता है, ठीक है, वो तीनों की सहमति से बनता है। पहले लोकसभा में डिस्कशन हो सकता है या पहले राज्यसभा में डिस्कशन होता है, फिर अगले जो सदन होता है उसमें पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। तो कोई भी कानून जो बनता है इन तीनों की सहमति से ही बनता है। द गवर्नमेंट ऑफ 2 और मोर पार्टी इन द एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी नहीं है तो कैसी गवर्नमेंट बनती है? कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स द एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। सभी को जो है प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। द अपोजिशन पार्टी विच अपोजेस द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। ठीक है। हु इज द हेड ऑफ रूलिंग पार्टी? प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं रूलिंग पार्टी के। ठीक है बच्चा। अभी जो नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 3-3 मार्क्स के हैं, तो आपको थोड़े से बड़े लिखने होंगे। ठीक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के मतलब कि कितने वर्ड आएंगे ये चीज डिसाइड करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए आपके क्वेश्चन क्या है कि विच मीडियम सोर्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है? वो पीरियड जब तक मानव ने लिखना नहीं सीखा था। तो उस टाइम की हिस्ट्री हम किस तरीके से जानते हैं? उस टाइम की जो हिस्ट्री है हम वहाँ के जो अवशेष हैं उनसे हम जान पाते हैं। ठीक है। तो चलिए हाउ हु हैज़ प्लेड द मेन रोल इन स्प्रेडिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। ये आपने पहले पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा यानी कि 6, विच मीडियम सोर्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ पे आ जाइए। राइटिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड। राइटिंग जो थी उस टाइम तक इन्वेंट नहीं की गई थी। ठीक है। एंड एक सेकेंड में पेन ले लूँ। सोर्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड। राइटिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड। राइटिंग जो थी नहीं इन्वेंट की गई थी उस टाइम पे। हैंस देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ दैट एरा। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब वहाँ के उस टाइम जो कॉइन दबे हुए मिलते हैं, जो कपड़े हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह, आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं, वही ओनली सोर्सेज हैं। ठीक है। एविडेंस फ्रॉम प्री हिस्ट्री जो हमें बताते हैं सोर्स हैं कि उस टाइम पे कैसे कैसे लोग रहते थे। हाउ आर द डिसीजन ऑफ द पीपल रिस्पेक्टेड इन द डेमोक्रेसी। लोगों का जो डिसीजन है वो किस तरीके से रिस्पेक्ट किया जाता है? क्योंकि राइट टू द सिटीजन टू चूज देयर लीडर एंड कीप चेक ऑन देम। कि जो सिटीजन होते हैं क्या करते हैं? उनके पास अपने लीडर्स को चूज करने की शक्ति होती है और इसी तरह चेक का मतलब होता है कंट्रोल करना। इसी तरीके से वो कंट्रोल करते हैं कि अगर सरकार इस बार अच्छा नहीं प्रदर्शित करेगी तो क्या होगा? ये लोग उसको वोट नहीं देंगे। इफ रिक्वायर्ड पीपल कैन पार्टिसिपेट इन अ डिसीजन मेकिंग आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर जरूरत होती है तो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इट प्रोड्यूस है, जो डेमोक्रेसी होती है उसमें अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है। तो इसी तरीके से क्या है? इफ द पीपल्स डिसीजन इज नॉट रिस्पेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी देन दे कैन रिप्लेस द गवर्नमेंट। ठीक है। वो रिप्लेस भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को। इसमें से आप चाहो तो कोई एक पॉइंट कम कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा हमें ये लिखना ही पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हु हैज प्लेड द मेन रोल इन स्प्रेडिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म? किसने मेन रोल प्ले किया है स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को फैलाने में? देखो, ब्रिटिशर्स से पहले ना कोई ऐसे भारत जैसी कोई वो नहीं था, सबके अपनी अपनी छोटे छोटे राज्य थे, उन राज्यों पे ही वो राज करते थे। ना ही वो लोग ये समझते थे कि हम किसी एक देश के नागरिक हैं, सब लोग खुद को किसी राज्य का नागरिक ही समझते थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब कॉमन प्रॉब्लम हुई, कॉमन टाइप की जब रेलवे चली, तो लोग आपस में एक दूसरे को मतलब नेशनलिज्म की भावना उभर कर आई। द वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, ठीक है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया सेल्फ सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमी, जब ये चीज़ें होने लगी कि भाई जो जिस चीज़ से भारतीय लोग जो थे अपने आप ही सफिशिएंट थे अपने आप के लिए, जॉब क्रिएट करने के लिए, पैसा क्रिएट करने के लिए, लेकिन जब अंग्रेजों ने ये चीज़ बिल्कुल बर्बाद कर दी, तो डिजास्ट्रस इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूलर, तो एक मिडिल क्लास का राइज हुआ, ठीक है, टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसने रैपिड डेवलपमेंट किया नेशनलिज्म में। अब उसके बाद देखो थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, होम रूल लीग प्रमोटेड इंडियन नेशनल स्पिरिट इन ऑलमोस्ट होल कंट्री, ठीक है। तो चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9th है, यहाँ पे आप देखेंगे एक बार के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि जो यूरोपियन ट्रेडर थे, जो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है, वो किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल पावर का गेन किया, ठीक है। यूरोपियन ट्रेडर केम टू इंडिया इन 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में आए थे, एंड ग्रेजुअली टुक एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वहां पे मतलब पॉलिटिकली इंस्टेबल थे लोग, हमेशा जो राजा थे हमेशा राजगद्दी पर बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ठीक है ना, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी प्रिवेलिंग इन इंडिया टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इसके बाद साथ के साथ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, साथ के साथ जो मुगल एम्पायर था उसके भी मतलब रीजनल पावर थी, जैसे कि सिख थे, मराठा थे, जाट थे, नवाब थे, अवध थे, रोहिला थे, ये रीजनल पावर भी क्या कर रही थी, ये ऊपर की तरफ उभर रही थी। दोज फॉरनर्स हु हैड केम टू डू ट्रेड बिजनेस ग्रेबिंग द अपॉर्चुनिटी दे बिकम मास्टर, और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके वो लोग मास्टर बन गए। द ब्रिटिश इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द रेस फॉर सुप्रीमेसी कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ इंडिया लेस देन 200 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट एफर्ट्स वर मेड टू शेयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ कम्युनिटी? कौन से एफर्ट जो थे यहाँ पे किए गए सभी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को खुश करने के लिए और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। टू शेयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ऑल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी इन द पार्लियामेंट, सम सीट्स इन द पार्लियामेंट हैव बीन रिजर्व्ड, कुछ सीट रिजर्व की गई एससी और एसटी के लिए। दिस वाज डन सो दैट in these constituency only candidate belonging to backward caste and the tribal community wins and have also a fair share in a parliament। ठीक है बच्चा, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।